हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के सेट 5 को करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 4 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपके सामने सेट 5 है। तो चलिए आज के क्वेश्चन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। द प्लेनेट मार्स इज ऑल्सो नोन एज दी। मार्स को और किस नाम से जाना जाता है? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, रेड प्लेनेट या फिर ब्लू प्लेनेट? तो देखिए बाबू, अगर मैं ब्लू प्लेनेट की बात करता हूँ, ब्लू प्लेनेट किसको बोला जाता है? अर्थ को। ब्लू प्लेनेट किसको बोलते हैं बेटा? अर्थ को। रेड प्लेनेट किसको बोला जाता है बेटा? मार्स को। रेड प्लेनेट किसको बोला जाता है बेटा? मार्स को। और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ये बोला जाता है बेटा वीनस को। ये बोला जाता है किसको बेटा? वीनस को। और वीनस को अर्थ की ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। इसके ये बोलने के पीछे कारण है बेटा, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी और साइज, साइज की अगर आप बात करते हैं तो वो सिमिलर है किसके? अर्थ के। ठीक है, अब सुनिए कुछ और चीजें ध्यान में रखिए। जैसे पहला चीज, वो कौन से दो प्लेनेट हैं जिनके पास अपने खुद के कोई सैटेलाइट नहीं है? तो वो है आपका मरकरी, मरकरी और वीनस। मरकरी और वीनस के पास अपने कोई भी सैटेलाइट नहीं है। दूसरी चीज अगर आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा प्लेनेट है जिसका टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब होता है ड्यूरनल टाइम में, मतलब जो हॉट और कोल्ड का अगर आप दिखा डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे ज्यादा होता है, वो होता है मरकरी का। मरकरी का। वो कौन सा प्लेनेट है जिसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है? वो है आपका मरकरी। मरकरी के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो जितनी इंसोलेशन मरकरी को मिलती है दिन में तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और रात में उतनी इंसोलेशन बाहर चली जाती है तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस इसी वजह से उसका सबसे ज्यादा होता है। फिर अगर आपसे पूछे हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे गर्म प्लेनेट है जो आपका सोलर सिस्टम का, वो वीनस है। वीनस है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, जिस वजह से जो हीट आती है वो ट्रैप होकर के रह जाती है। तो वीनस जो है वो आपके क्या है बेटा? सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। टेम्परेचर डिफरेंस वाला मरकरी हो जाएगा और हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लेनेट जो है वो कौन है बेटा? आपका वीनस है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। याद रहेगा इतना। और मरकरी और वीनस के पास अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं है। आपसे अगर पूछता है वो कौन सा प्लेनेट है जिस पर स्थिति प्रेशर कुकर जैसी हो जाती है, तो उसका भी एग्जाम्पल क्या, उसका भी आंसर क्या होगा बेटा? वीनस हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछता है वो कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, तो वो है सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न की अगर आप बात करते हैं, ये पहला प्लेनेट बना है जिसके पास 100 से ज्यादा सैटेलाइट है। सैटर्न के बाद नाम आता है आपका जुपिटर का। जुपिटर का नाम आता है सैटेलाइट में। सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो है वो सैटर्न के पास है, और जुपिटर के पास लगभग 95 सैटेलाइट जुपिटर के पास है। 100 से ऊपर जाने वाला कौन सा हो गया बेटा? सैटर्न हो गया है। तो इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी है यहाँ पे। ठीक है। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ किसको बोला जाता है बेटा? वीनस को बोला जाता है। तो प्लेनेट मास को और क्या बोला जाता है बेटा? रेड प्लेनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? लाल ग्रह बोला जाता है। मार्स को बोला जाता है। याद रहेगा। ब्लू प्लेनेट किसको बोलते हैं बेटा? अर्थ को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है वो क्या है बेटा? लाइम वाटर, डाइट सोडा, सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर विनेगर? तो देखो, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोला जाता है बेटा लाइम वाटर। इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? लाइम वाटर। डाइट सोडा क्या होता है? डाइट सोडा वो सोडा होता है जिसमें शुगर की मात्रा जीरो होती है, जीरो शुगर होता है। ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, तीन तरह के आपको मिक्सचर देखने को मिलते हैं। एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है आपका सस्पेंशन, सस्पेंशन, और एक होता है कोलाइड। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। ठीक है। अब इसमें से सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस होता है, और ये जो सस्पेंशन और कोलाइड होते हैं वो हिट्रोजीनियस होते हैं। ठीक। सॉल्यूशन में क्या होता है? जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं वो इस तरह से घुल जाते हैं आपस में कि इनको आप अलग नहीं कर सकते हो।
समझ में आई बात? लेकिन यहाँ सस्पेंशन और कोलाइड में क्या होता है, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर सकते हो। समझ में आ गई बात? बड़ी ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन बोला है, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, पानी में नमक को घोल दिया गया है, तो वो भी इसका नाम नहीं होता है। विनेगर की अगर आप बात करें, अच्छा एक चीज़ और इफेक्ट आता है बेटा जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है, टिंडल इफेक्ट ये शो करते हैं जो आपके, टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है अगर मिक्सचर से किसी भी मिक्सचर से अगर आप व्हाइट लाइट को गुजारते हो, तो अगर वो कंप्लीट सॉल्यूशन में रहेगा वो, तो जो व्हाइट लाइट होगी वो पूरी तरीके से आर पार हो जाएगी। लेकिन अगर वो हेटेरोजीनियस है, या तो वो सस्पेंशन है तो कोलाइड है, तो पूरी व्हाइट लाइट जो होती है वो पास नहीं होती है, कुछ ना कुछ उनके जो पार्टिकल रह गए रहते हैं उनसे टकरा करके वो अलग अलग हो जाती है, मतलब आपका डाइवर्ट हो जाती है, उसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट कौन दिखाते हैं बेटा, हेटेरोजीनियस जो आपके मिक्सचर्स होते हैं वो दिखाते हैं, जैसे सस्पेंशन हो गया और कोलाइड हो गया। विनेगर की अगर आप बात करते हो तो विनेगर क्या होता है, विनेगर क्या होता है बेटा, विनेगर एक होमोजीनियस 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 मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, और इसका फॉर्मेशन होता है फर्मेंटेशन, किण्वन, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा होता है, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा इसको निर्मित किया जाता है, इसका निर्माण होता है। तो विनेगर बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब इस होमोजीनियस मिक्सचर में दो आपकी चीजें होती हैं, एक होता है एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड और वाटर, एसिटिक एसिड और वाटर। अगर एसिटिक एसिड की अगर आप बात करते हो तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COH, या फिर इसको बोला जाता है बेटा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, या फिर इसको विनेगर एसिड भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछता है विनेगर एसिड कौन सा है, तो आप बोलोगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को ही क्या बोलते हैं बेटा, विनेगर एसिड भी बोला जाता है। अब अगर विनेगर की बात करते हैं तो विनेगर विनेगर में एसिटिक एसिड की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 10% होता है, 5 से 10% होता है। और वाटर का मात्रा कितनी हो जाएगा बेटा, 90 से 95%, 90 से 95% क्या पाया जाएगा, पानी पाया जाएगा। अब देखो, अगर एसिटिक एसिड की मात्रा ज्यादा होगा तो वो हार्ड विनेगर हो जाएगा, एसिटिक एसिड की मात्रा अगर कम रहेगी तो वो क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा आपका सॉफ्ट विनेगर हो जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से होता है, डाइल्यूट हो कह सकते हो, या फिर उसको ज्यादा हार्ड बनाने के लिए किया जाता है। तो एसिटिक एसिड का यूज करते हैं आप विनेगर बनाने में, और किस प्रक्रिया का यूज होता है, फर्मेंटेशन। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है वो क्या होता है बेटा, लाइम वाटर होता है। नेक्स्ट आते हैं, स्माइलिंग बुद्धा वाज द कोड नेम ऑफ, और स्माइलिंग बुद्धा किसका कोड नेम है, द रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन आफ्टर द क्लाउड बर्स्ट इन उत्तराखंड 2013, द रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन आफ्टर द एन अर्थक्वेक हिट इन नेपाल 2015, पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन इंडिया बाय इन 1998, पोखरण फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया इन 1974। तो ये मैं आप लोगों को पिछले सीरीज में कई बार करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो है स्माइलिंग बुद्धा, ये आपके पोखरण 1 का ही नाम था, स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण 1 का जो टेस्ट हुआ था 1974 में, पोखरण फर्स्ट इंदिरा गांधी जी के समय में, कब हुआ था, 18 मई 1974 को ये टेस्ट करवाया गया था, पहला न्यूक्लियर टेस्ट हमारा था। तो उसमें उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। और ये जो आपका 1998 में हुआ था, इसका नाम था बेटा शक्ति 98, शक्ति 98। इस समय के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। और जो पहले वाले था उस समय की प्राइम मिनिस्टर कौन थी, हमारी इंदिरा गांधी जी थी। तो ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा। तो स्माइलिंग बुद्धा किसका नाम था बेटा, जो पोखरण फर्स्ट हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 18 मई 1974 को, तो उसका नाम आपका स्माइलिंग बुद्धा था। क्वेश्चन नंबर 4, जंतर मंतर इन दिल्ली हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट, और जंतर मंतर जो दिल्ली में आपका है वो किस लिए हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस रखता है बेटा, तो जंतर मंतर जो था वो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी था बेटा। अब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर क्या प्रेडिक्ट किया जाता था, टू प्रेडिक्ट द टाइम एंड मूवमेंट ऑफ सन एंड मून। इसको जानने के लिए जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। जंतर मंतर क्या है, जो दिल्ली में है बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है आपका। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड रिफर्स टू, जो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड आप देखते हो, जैसे अगर आप देखते हो आप इंजन खरीदते होगे तो BS4, BS
5 और अभी जो चल रहा है वो आपका भारत स्टेज 6 चल रहा है बेटा। भारत स्टेज क्या है बेटा? 6 है करंट में जो चल रहा है। तो जो इंजन्स होते हैं वो इसी स्टेज के स्टैंडर्ड के लिए मानक प्रदान करते हैं। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड होता है ये बनाया जाता है बेटा, जो स्टैंडर्ड तय करता है ना, जो स्टैंडर्ड ये तय होता है, ये तय होता है आपके यूरोप से। ठीक है, बात यूरोप से होता है। तो उसमें है यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड्स, जिसको आप यूरो नॉर्म्स कहते हो, यूरो नॉर्म्स कहते हो, वहां से बनाया जाता है। और उसको भारत में लागू करने का काम या फिर भारत में इसको रेगुलेट करने का काम रेगुलेटेड इंडिया ये करता है बेटा, सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देखो, तो जो नॉर्म्स बनाने हैं बोर्ड, BOARD बोर्ड, ठीक है। अब देखो, जो नॉर्म्स बनाने का काम है वो यूरोप करता है बेटा, कि अब जो स्टेजेस के इंजन बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। तो भारत में इस चीज को, जो वहां के नॉर्म बने हुए हैं, तो भारत के हिसाब से उसको चलाने का काम कौन करता है बेटा? सीबीसीबी करता है। अब ये भारत स्टेज का मतलब क्या होता है? भारत स्टेज का मतलब क्या होता है? जो भी इंजन आपके व्हीकल में लग रहा है, उससे निकलने वाली जो भी धुआं है, जो भी चीजें हैं, उसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसकी मात्रा कितनी कम हो। तो जैसे से स्टेजेस आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी तो 6 चल रहा है बेटा, स्टेजेस 6 के जो इंजन बनेंगे उसके कुछ नॉर्म्स हैं बेटा। उसमें क्या क्या नॉर्म्स हैं मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे जैसे उसमें से निकलने वाले जो पार्टिकुलेट्स मैटर होते हैं, जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनकी मात्रा कम करनी है, कंट्रोल पार्टिकुलेट मैटर। दूसरा क्या है बेटा? कंट्रोल एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद कंट्रोल एमिशन ऑफ सल्फर, कंट्रोल एमिशन ऑफ सल्फर, एमिशन ऑफ सल्फर। तो जो ये सारी चीजें जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो इस भारत स्टेज के द्वारा क्या होता है बेटा? लागू किया जाता है भारत में, कि ये जो इंजन्स बनेंगे उनमें अब ये सारी चीजें होनी चाहिए, कि इस इंजन में, भारत स्टेज 6 के जो इंजन होंगे उसमें पर्टिकुलेट की मात्रा, जो मात्रा है वो कम होनी चाहिए, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकल रहे हैं उनकी मात्रा कम होनी चाहिए, जो सल्फर निकल रहा है उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और इन सबको देखने के लिए नॉर्म बनाता है आपके यूरोप से बनता है, और भारत में उसको लागू करने का काम कौन करता है बेटा? सीबीसीबी करता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। तो अभी अगर करंट में पूछे कौन सा स्टेज चल रहा है, तो BS6 चल रहा है बेटा। तो कोई भी आप गाड़ी लेते होगे तो उसमें लिखता होगा ना BS6 इंजन। तो BS6 का मतलब समझ में आ गया ना, भारत स्टेज 6 इंजन है जो करंट में चल रहा है। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया बेटा? ये किसके पॉल्यूशन को रिफर करता है बेटा? वेहिकुलर पॉल्यूशन को रिफर करता है, जो व्हीकल से निकलने वाला प्रदूषण होता है उसको रिफर करता है। फिर उसके बाद आता है बेटा क्योटो प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल ट्रीटी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो आपका एक इंटरनेशनल ट्रीटी था, जो कि ग्रीन हाउस गैस जो निकल रही है एमिशन से उसको कंट्रोल करने के लिए था बेटा। तो इसकी जो मीटिंग हुई वो कहाँ पर हुई थी? तो यही क्योटो। क्योटो एक शहर है बेटा जापान में। क्योटो एक शहर है कहाँ पर? जापान में। तो इसको, इसके साथ साथ आपको कुछ और हैं, कुछ और आपके इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। मैं एक एक करके आपको बताते चल रहा हूँ। तो जैसे पहला आपको रखना है याद, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन, रामसर एक जगह है बेटा ईरान में। ठीक है, और ये साइन हुआ था बेटा 2 फरवरी 1971 में। किसके संरक्षण के लिए बेटा? वेटलैंड, वेटलैंड। अब एक पॉलिसी है बेटा जिसको बोला जाता है बेटा साइट्स। ठीक है, बात कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। अब देखो बेटा, साइट्स क्या कहता है कि जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी प्रकृति से विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं, उनके संरक्षण के लिए है। अगर आप उनका व्यापार कर रहे हो, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। वो उसके रिलेटेड ये पॉलिसी बनी हुई है, और ये बनाई गई थी 1973 में। 1973 में ये पॉलिसी आई थी। ठीक है, उसके बाद एक कन्वेंशन आता है बेटा बॉन कन्वेंशन। बॉन
कन्वेंशन, बॉन कन्वेंशन, ठीक है बात। और ये करवाया गया था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1979 में 1979 में। और ये किसके संरक्षण के लिए था बेटा? माइग्रेटरी जो स्पीशीज होती हैं, जो ऋतु प्रवास करती हैं, एक ऋतु से दूसरी जगह पर वो शिफ्ट होती रहती हैं, उनके संरक्षण के लिए किया गया था। माइग्रेटरी स्पीशीज के बचाव के लिए किया गया था। और ये बॉन है कहाँ पर बेटा? जर्मनी में। बॉन कन्वेंशन कब आया था? 1979 में आया था। और ये कहाँ पर है बेटा? जर्मनी में है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत बार पेपर में पूछा है बेटा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल कहाँ पर है बेटा? कनाडा में है। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है बेटा? कनाडा में है। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है बेटा? कनाडा में है। 16 सितंबर 1987 को ये लागू किया गया था। इसके संरक्षण के लिए था बेटा? ओजोन के संरक्षण के लिए था। इसलिए ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन डे हम मनाते हैं। उसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया गया था कि जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन की लेयर है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है, उसको हमें कंजर्व करना है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है बेटा पांचवा वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन आया था बेटा 1988 में। वियना कन्वेंशन आया था बेटा 1988 में। और ये जुड़ा हुआ था सिविल लाइबर्टी सिविल लिबर्टी से, सिविल लिबर्टी से और न्यूक्लियर डैमेज से। न्यूक्लियर डैमेज से जुड़ा हुआ था। न्यूक्लियर डैमेज से। वियना कहाँ पर है बेटा? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है बेटा वियना। ठीक है, फिर छठे की बात कर लेते हैं। सिक्स कौन सा है? सिक्स की अगर आप बात करते हो तो आपका आता है यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कब आया था बेटा? 1992 में आया था। ये कब आया था बेटा? 1992 में आया था। यूएनएफसीसी, तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया है बेटा। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये फुल फॉर्म भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक, बहुत बार पूछा हुआ है बेटा। उसके बाद आपको सातवां है अर्थ समिट, जिसको रियो समिट भी बोला जाता है। रियो समिट, अर्थ समिट या फिर इसको रियो समिट बोला जाता है। ये ब्राजील में रियो डी जेनेरियो जो जगह है वहां पर हुआ था अर्थ समिट। फर्स्ट अर्थ समिट बोला जाता है। ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में हुआ था 1992 में। 1992 में हुआ था। और वहीं पर यूएनएफसीसी को घोषणा भी की गई थी। ठीक है, रियो समिट ब्राजील में हुआ था। इसी को अर्थ समिट भी बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है बेटा यूएनसीसीडी। आठवां है आपका यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट, टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी। ये भी आया था बेटा 1992 में। ये बात सॉरी, ये आया था 1994 में। 1994 में इसको लाया गया था। अब उसके बाद आता है बेटा क्योटो प्रोटोकॉल। नौवा जो है वो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, इसके बारे में पेपर में पूछा है बेटा। क्योटो प्रोटोकॉल ये कब आया था बेटा? ये आया था आपका क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये 1997 का है। 1997 में है। जापान में इसको साइन किया गया था। जापान में इसको साइन किया गया था। ठीक है बात। उसके बाद आता है बेटा आपके रॉटरडम कन्वेंशन।
उसके बाद आता है आपका 10th जो है वो है रॉटरडम कन्वेंशन। ये 1998 का है। रॉटरडम कहाँ पर है बेटा? नीदरलैंड्स में है। रॉटरडम कहाँ पर है बेटा? नीदरलैंड्स में है। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन ये आया था आपका। स्टॉकहोम कन्वेंशन की अगर आप बात करते हो तो स्टॉकहोम कन्वेंशन अ, ये आपका लगभग आया था 2004 में। 2004 में स्टॉकहोम कन्वेंशन, हाँ 2004 में स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था। और स्टॉकहोम कहाँ पर है बेटा? स्वीडन में है। कहाँ पर है? स्वीडन में है। उसके बाद एक आता है बेटा नयोगा प्रोटोकॉल। कौन सा आता है बेटा? 12 हो गए। सारे लिखवा दे रहा हूँ आप लोगों को, ईयर याद रहेगा। नयोगा प्रोटोकॉल। नयोगा प्रोटोकॉल ये आया था बेटा 2010 में। नयोगा प्रोटोकॉल, और नयोगा कहाँ पर है बेटा? जापान में। नयोगा कहाँ पर है बेटा? जापान में है। नयोगा कहाँ पर है बेटा? जापान में है। आज थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है लैपटॉप, तो थोड़ा सा उसको देखिएगा। 13वां जो है वो है आपका मिनी माता कन्वेंशन। ये तो कई बार पेपर में पूछा है बेटा। मिनी माता कन्वेंशन ये 2013 का है। और ये मिनीमाता डिजीज होता है बेटा मरकरी की वजह से। जब मरकरी का बायोक्यूमुलेशन हो जाता है कहीं पर भी, और मानव के शरीर में भी जब मरकरी की अधिकता हो जाती है, तो मरकरी की अधिकता होने की वजह से जो बीमारी होती है उसे मिनीमाता बोलते हैं। तो मरकरी का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के तौर पर जो मरकरी को निकाला जा रहा है बाहर, तो इंडस्ट्रियों को गाइडेंस देने के लिए कि मरकरी को किस तरह से आप रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको दोबारा यूज कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, उसके लिए मिनीमाता कन्वेंशन को लाया गया था 2013 में। तो मरकरी को जो आप एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, जिससे पूरा एनवायरनमेंट में दिक्कतें आ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है मरकरी की वजह से और बीमारियां फैल रही हैं, उसके लिए मिनीमाता कन्वेंशन था। और ये आया था बेटा जापान का था। मिनीमाता कहाँ पर है बेटा? जापान में है। ठीक है। उसके बाद एक और याद कर लो, 14वां लास्ट, किगाली। किगाली लास्ट कहाँ पर है बेटा? किगाली। किगाली किसकी कैपिटल है बेटा? आपके रवांडा की कैपिटल है। किगाली किसकी कैपिटल है बेटा? रवांडा की कैपिटल है। और ये जो आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देख रहे हो, इसी में अमेंडमेंट किया गया था। जैसे ओजोन लेयर का था, तो यहाँ पर किगाली कन्वेंशन में जो आपका हुआ था, किगाली कन्वेंशन 2016 में हुआ था। किगाली कन्वेंशन 2016 में हुआ था। यहाँ पर जो आपका एचएफसीज हैं, एचएफसीज हैं जो आपका जो एक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आप देखते हो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो जाते हैं ये, तो जो ओजोन लेयर को डिग्रेड कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो उनकी कमी की बात की गई थी कि किस तरह से इनको अपने एटमॉस्फेयर से कम करेंगे कि ओजोन को बचाया जा सके। ये सारे कन्वेंशंस आपको दिमाग में रखने हैं, जितने भी थे मैंने आपको बता दिया। ईयर याद रखना है और कुछ के आपको फुल फॉर्म भी याद करने हैं। जैसे यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म का क्या है, मिनीमाता कहाँ पर है, किगाली कहाँ पर है, नयोगा कहाँ पर है, स्टॉकहोम कहाँ पर है, रॉटरडम कहाँ पर है, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पर साइन किया था, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बेटा मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल कई बार पेपर में पूछा है कि वो कौन सा आपका प्रोटोकॉल है जो कि ओजोन संरक्षण की बात करता है, तो कौन सा प्रोटोकॉल हो गया बेटा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है बेटा? कनाडा में है। ठीक है। ईयर भी याद कर लीजिएगा इसका। ठीक है। और ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। मल्टीटास्किंग सिस्टम स्पेसिफिकली रिफर्स टू, अब देखो बाबू, फिर से रिपीट होने लगे क्वेश्चन, ये हो चुका था बेटा, ये क्वेश्चन हमने करवाया था। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? जब आप एक ही समय पे बहुत सारे काम करते हो तो उसे क्या बोला जाता है बेटा? मल्टीटास्किंग बोला जाता है। मोर देन वन प्रोसेस, मोर देन वन प्रोसेस को ही क्या बोलते हो बेटा? मल्टीटास्किंग बोलते हो। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट नर्सरी स्कूल योजना इज अबाउट, तो उस समय एक योजना लागू की गई थी, तो योजना से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाए हुए योजना है, उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। ज़्यादा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उनकी थीम्स को याद कर लेना है कि वो किस पर बेस्ड है। जैसे ये पूछा है यूनियन गवर्नमेंट स्कूल नर्सरी योजना किससे संबंधित है बेटा? तो ये है कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको इन्वायरमेंट के नजदीक ले आना है बेटा। क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इन द यंग माइंड, तो इसके लिए बनाया गया था, ये योजना लागू की गई थी, स्कूल नर्सरी योजना। अब इसके लिए क्या था बेटा? स्कूल के एरिया को बढ़ाना था। स्कूल में जो इन्वायरमेंटल चीजें होती हैं, जो प्रकृति की चीजें होती हैं, उनको लगाना था, जिससे बच्चे उस प्रकृति के संपर्क में आए और उसके बारे प्रति जागरूक भी होते रहे। ठीक है। फिर इसका लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द हाउस बाई,
बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का जो तरीका है वो सेम है सुप्रीम कोर्ट का, जो जज होता है उसको हटाने के तरीके का। मतलब कि जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 वोट की आवश्यकता होती है, 2/3 वोट की आवश्यकता होती है। और क्यों हटाया जा सकता है? ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। और कर लो, एंड नहीं, और इनकैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब जिस पद के लिए उसको रखा गया है उस पद को संभालने के लायक वो नहीं है, या फिर उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है। तो इस ग्राउंड के आधार पर इसको आप हटा सकते हो, लेकिन इनको हटाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 वोटों की आवश्यकता होती है। मतलब बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के 2/3 वोटों के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाने का यही तरीका है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाने का यही तरीका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप इज हेल्ड एवरी ईयर। तो अब आप ध्यान समझिएगा बेटा, ये जो आपका सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप होता है, तो पहली बात तो ये किस खेल के लिए होता है? ये होता है बेटा बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन के लिए होता है। और ये हर साल होता है। कहाँ पर होता है बेटा? ये है कहाँ पर? तो ये है लखनऊ। कहाँ पर होता है बेटा? लखनऊ में होता है। और ये कैसा टूर्नामेंट होता है? किस गेम का टूर्नामेंट है बेटा? बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप किस खेल से जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। और हर साल कहाँ पर आयोजित होता है? लखनऊ में आयोजित होता है। ठीक। नेम द फर्स्ट वुमेन हु हैड अ पार्लियामेंट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस। वो पहली वुमेन कौन है जिन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स को लीड किया था? तो ये पहली वुमेन की बात कर रहे हो, ये स्टैटिक है बेटा। फर्स्ट फर्स्ट मैन, फर्स्ट वुमेन, तो ये सारी चीजें इसको दिमाग में रखना है। नेम द फर्स्ट वुमेन टू हेड ए पैरामिलिट्री फोर्स, तो ये है बेटा अर्चना रामसुंदरन सुंदरम। अर्चना रामासुंदरम जो है वो आपकी पहली वुमेन थी जिन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस को लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज हु वाज नोन एज बादशाह खान। मतलब इनमें से किसको बादशाह खान के नाम जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, या खान अब्दुल वली खान। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान है इनको ही बादशाह खान भी बोला जाता है और बच्चा खान भी बोला जाता है। बच्चा खान, इसका सही जवाब क्या हो गया बेटा? खान अब्दुल गफ्फार खान बोला जाता है। इन्हीं को बादशाह खान भी बोलते हैं या फिर बच्चा खान भी बोला जाता है। नेक्स्ट, सैफरन इज प्रोड्यूस्ड इन ए लार्ज स्केल। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर केरल। सैफरन सबसे ज्यादा कहाँ पर उगाया जाता है? तो सैफरन सबसे ज्यादा क्या सिर्फ एक ही जगह उगाया जाता है इंडिया में? वैसे तो आप आर्टिफिशियली कहीं पर भी उगा सकते हो, लेकिन नेचुरली अगर आप देखते हो तो आपके जम्मू एंड कश्मीर में उगाया जाता है। और बेसिकली कश्मीर में उगाते हैं बेटा सैफरन को। तो इसके लिए जो जमीन चाहिए रहता है उसको बोलते हैं बेटा करेवा। करेवा। ठीक है, तो 3 के आपको याद करना है। 3 के, 3 के मतलब कश्मीर। एक के क्या हो गया बेटा? कश्मीर। दूसरा के हो गया मिट्टी, करेवा। और जो कश्मीर जगह है करेवा है, उससे क्या उगाओगे बेटा? केसर। ठीक है बात? तो 3 के याद कर लो, केसर, कश्मीर, करेवा। 3 के, ठीक है। मिट्टी कैसी चाहिए बेटा? करेवा मिट्टी चाहिए हो रहती है। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अफगानिस्तान इज नोन एज। जो पॉलिटिकल सिस्टम है अफगानिस्तान का उसको क्या कहा जाता था? ठीक है बात? अब है नहीं अफगानिस्तान में, तो अब तो तालिबान आ गई है बेटा, तो इस वजह से क्या कहा जाता था? तो 26 जनवरी 2004 को, 26 जनवरी 2004 को अफगानिस्तान ने खुद को रिपब्लिक घोषित किया था। तो इसको बोलते थे बेटा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ आपका अफगानिस्तान बोला जाता था। रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया? इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। लेजिस्लेचर अलग था, जुडिशरी अलग था और एग्जीक्यूटिव अलग हो गया था। और इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी इसी दिन लागू कर दिया था, संविधान बना दिया था। लेकिन 7 सितंबर 2021, 7 सितंबर 2021 को तालिबान ने वहां पर रूल किया और उसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया है बेटा? इस्लामिक इमरेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। ठीक है बात? पहले क्या हुआ करता था? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान था। जब तालिबान वहां पर आ गया तो इस्लामिक इमरेट्स ऑफ अफगानिस्तान उसका नाम हो गया। तो जो पहले नाम था वो बाद में हो गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इंडियन फ्लैग ऑन। जो हमारी संविधान की सभा थी, संविधान सभा थी, उन्होंने अपने भारतीय फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो इंडियन फ्लैग आप देखते हो उसके डिजाइनर कौन है? हमने प्रीवियस सेट में इस क्वेश्चन को कर रखा है। अब 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे कि जो हम ओथ लेते हैं, जो प्लेज लेते हैं, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल
ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये जो ओथ था वो किसने दिया था, जो शपथ है हमारी वो किसने दिया था, और दूसरा जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसके डिजाइनर कौन थे। तो ये हमने पिछले सेट में किया था, उसके जवाब कमेंट सेक्शन में हमें देंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट किया था, तो 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मिल्क बिकम्स सोर डैश इज प्रोड्यूस्ड, जब मिल्क खट्टा हो जाता है या मिल्क जब फट जाता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है बेटा। तो देखो, मिल्क में जो मिल्क कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बोलते हैं बेटा लैक्टोज। मिल्क का जो आपका शुगर होता है उसका आप क्या बोलते हो बेटा, लैक्टोज बोलते हो। ठीक। अगर आप दूध को गर्म नहीं करते हो, लंबे समय तक छोड़ दोगे तो उसमें एक बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं बेटा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बोला जाता है। और ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, इस लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। इसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा लैक्टिक एसिड में, और इसकी वजह से स्वाद क्या हो जाता है, मिल्क का खट्टा हो जाता है, मतलब दूध फट जाता है लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन की वजह से। अब देखो, जो पैकेट दूध आते हैं, जो पैकेट पैकेट में दूध आते हैं, जैसे अमूल का, ज्ञान का आप जो दूध लेते होगे, उसमें उनको क्या किया जाता है, उसके लिए प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं पश्चराइजेशन। पश्चराइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर खौलाया जाता है, खौलाने के बाद अचानक उनको ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा जब करके फिर उनको पैक कर दिया जाता है, तो लंबे समय तक, मतलब लंबे समय तक क्या, 2 से 3 दिन तक वो आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अब हमारे घर की अगर आप बात करोगे, तो अगर दूध आता है तो पहले तुरंत उबाला जाता है, फिर एक बार दिन में उबाला जाता है, फिर रात में एक बार सोने से पहले उबाला जाता है। क्यों उबालते हैं बेटा, उबाला इसलिए जाता है कि उसमें जो लैक्टोबैसिलस, जो आपके बैक्टीरिया हैं जो डेवलप हो रहे हैं, उनको मारा जा सके, जिससे आपका दूध बचा रह सके। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, जो मिल्क का शुगर होता है लैक्टोज, उसको कन्वर्ट कर देता है आपके लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो मिल्क बिकम सोर, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, चलो देखते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। येलो फीवर इज मेनली ट्रांसमिटेड एमंग ह्यूमंस बाय फीमेल मस्कीटो बाइट, मेल मस्कीटो बाइट, वाटर या फिर एयर। पहली बात तो येलो फीवर जो है बेटा, ये वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है। अगर ये वायरल डिजीज तो इसका वायरस का नाम भी होगा बेटा, तो इसके वायरस को बोलते हैं बेटा आर्बो वायरस, आर्बो वायरस बोला जाता है। और ये जो ट्रांसमिट होता है बेटा, वो एडीज एगेप्टी फीमेल मस्कीटो के द्वारा। ये बात, तो ये सारी चीज आपको दिमाग में रखना है कि येलो फीवर कैसे बीमारी है, तो आप बोलोगे वायरल डिजीज है। उस वायरस का नाम क्या है बेटा, आर्बो वायरस है। और कौन सा मच्छर है, वैसे तो मच्छर बहुत सारे होते हैं बेटा जो इसको लेकर के करते हैं, लेकिन अगर हम अपने रीजन्स की बात करते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हो, तो वहां पर एडीज मच्छर इसको लेकर के घूमता है। ठीक है। वैसे अगर आप टेम्परेट रीजन पे जाओगे तो वहां पर दूसरे मच्छर होंगे जो ठंडे वाले क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते होंगे। हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो गर्म क्षेत्र है, वहां पर एडीज मस्क्यूटो जो रहता है वो इसको लेकर के ट्रांसमिट करता है। और एडीज में कौन सी होती है बेटा, फीमेल मस्क्यूटो होती है, मेल नहीं होते हैं, हमेशा फीमेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप जी, स्क्रीन कलर या फिर सोनी। अब देखो, जी आपका टीवी चैनल है, कलर भी टीवी चैनल है, सोनी भी टीवी कलर चैनल है, स्क्रीन जो है वो कोई भी चैनल नहीं है, तो ये ऑड हो गया, इसमें से बिलोंग नहीं करता है। Find the similarity in the following: leopard, tiger, jaguar, lion. All of them are found in India. All of them belongs to cat family. All of their young ones are called kittens. There is no similarity. तो ऐसा नहीं है, कब भी होते हैं बेटा, कब भी कहा जाता है, तो ये गलत हो गया। देयर इज नो सिमिलरिटी, ये भी गलत हो गया। ऑल ऑफ देम पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी गलत हो गया बेटा। तो इसमें से क्या है बेटा, ये सारे के सारे जितने भी आप देख रहे हो, ये सब किस फैमिली के बिलोंग करते हैं बेटा, कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये सही जवाब हो गया। द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया केम इन द ईयर, तो भारत में जो अंग्रेजों का शासन था वो कब कब खत्म हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 के मिडनाइट को, 15 अगस्त 1947 के मिडनाइट को अंग्रेजों का शासन भारत से खत्म हो जाता है और पूरी पावर ट्रांसफर कर दी जाती है इंडिया को। तो अब कौन हुआ बेटा, 1947 में भारत आजाद हो जाता है और इस समय अंग्रेजों का शासन भारत में खत्म हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, 1954 में फ्रांस जाती है यहाँ से, और 1961 में पुर्तगाली जाते हैं। तो पुर्तगाली जो होते हैं वो भारत में आने वाले पहले यूरोपियंस थे। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे, और सबसे आखिरी में जाने वाले कौन थे बेटा, पुर्तगाली। कहाँ पर 1961 में इन्होंने किन किन रीजन को छोड़ा था, गोवा, दमन और दीव, दमन और दीव से गए थे। और वहीं पर फ्रांस की अगर आप बात करते हो तो 1954 से गए थे, कहाँ कहाँ से बेटा, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, कराईकल, कराईकल, यनम और महे।
इन क्षेत्रों पर ये 1954 तक बने रहे थे। 1954 में इन क्षेत्रों को खाली करके और इन चारों को मिला करके पौंडीचेरी बना दिया गया था। और एक जगह और था बेटा चंद्रनगर। चंद्रनगर चंद्रनगर जो था उसको वेस्ट बंगाल में शामिल कर दिया गया था। तो ये 5 जगहों पर फ्रांसीसी थे। तो फ्रांसीसी 1954 में गए थे, अंग्रेज 1947 में गए थे और 1961 में गोवा, दमन और दीव से पुर्तगाली गए थे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहली बार आए थे और सबसे अंत में भी जाने वाले कौन थे बेटा? पुर्तगाली थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द विक्टोरिया फॉल्स फॉल्स आर ऑन द रिवर। विक्टोरिया फॉल जो है वो कहाँ पर? पहली बात तो ये समझो, विक्टोरिया फॉल जो है वो आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ता है, वहां पर दो देश हैं, एक है जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर पड़ता है बेटा। अब जब देश मैंने बता दिया तो नाम तो अपने आप पता चल गया बेटा, जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी है बेटा? जाम्बेजी नदी है। ठीक है। विक्टोरिया फॉल का एक और नाम है बेटा, मोसी ओआ तुन्या। मोसी ओआ तुन्या एक और नाम है इसका, इसको भी दिमाग में रख सकते हैं। मोसी ओया ओआ तुन्या, TUNYA, मोसी ओया तुन्या। तुन्या ये नाम है बेटा विक्टोरिया फॉल्स का। किस किस देश की सीमा पर पाया जाता है बेटा? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर है विक्टोरिया फॉल्स। और किस नदी पर है बेटा? ये जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बेजी नदी पर इन दोनों देश के नाम पड़े बेटा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। व्हाट हैपेंस इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ये तो मैं पिछले सीरीज सेट में आपको करवा चुका हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो क्या होता है? प्रोटॉन का लॉस्ट नहीं बेटा, प्रोटॉन का लॉस्ट रेडियो एक्टिविटी हो जाएगा। न्यूट्रॉन नहीं बेटा, ये भी नहीं होगा। अब देखो, प्रोटॉन का अगर लॉस्ट होता है तो इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अगर प्रोटॉन का गेन होता है तो उसको बोलते हैं बेटा रिडक्शन। रिडक्शन। ठीक है। और जिनमें ये दोनों प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं बेटा रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें जिस रिएक्शन में दोनों प्रक्रिया होंगी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होती हैं, उसको रिडॉक्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो? कस्तूरी रंगन जी हैं, विक्रम साराभाई हैं, होमी भाभा जी हैं या सीवी रमन है बेटा। तो जो हमारे इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे आपके विक्रम साराभाई जी। मैंने बेटा विक्रम साराभाई, कस्तूरी रंगन जी के बारे में भी बता चुका हूँ पिछले सेट में। होमी भा होमी के भाभा जी के बारे में बता चुका हूँ, सीवी रमन जी के बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को नोबेल प्राइज वाले में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। फाइंड अ ऑड स्टेटमेंट इन द रिलेशन और टू फायरवॉल। फायरवॉल से जुड़े हुए में कौन सा रिलेशन जो है वो आपका मतलब क्या कहते हैं, ऑड वन हो जाता है। फायरवॉल कैन बी सॉफ्टवेयर, फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर, फायरवॉल कैन बी कन्वे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, फायरवॉल प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम फायर। तो देखो बेटा, फायरवॉल प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम फायर, ये ऑड हो जाता है बेटा। ये ऑड हो जाता है, मतलब ये गलत हो जाता है ऑड स्टेटमेंट। फायर से नहीं, कोई भी चीज अनएथिकल अगर हैकिंग होती है आपके कंप्यूटर पर या किसी तरीके से कोई अटैक होता है, साइबर अटैक होता है, तो उससे बचाने के लिए फायरवॉल का यूज करते हैं। तो फायरवॉल जो होता है वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है। सबसे बेस्ट सुटेबल जो होता है बेटा वो आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन होता है। सबसे बेस्ट ये बेस्ट होता है, ये बेस्ट सुटेबल है फायरवॉल के लिए। ठीक है बात, सॉफ्टवेयर भी हो और हार्डवेयर भी हो। ठीक, हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया कि वहां तक आपका कोई भी ट्रैक ना कर सके आपके सिस्टम को। और सॉफ्टवेयर ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको कोई तोड़ ना सके। ठीक है, मतलब वहां तक पहुंच ना सके, और अगर पहुंच गया तो फिर उसके सॉफ्टवेयर को वो तोड़ ना सके। तो बेस्ट फायरवॉल क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होगा। तो आग से बचाने के लिए नहीं होता है, जो साइबर अटैक होता है उससे बचाने के लिए फायरवॉल का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। द पॉपुलर यंकी स्टेडियम इन यूएसए इज लोकेटेड इन बॉस्टन, न्यूयॉर्क, लास वेगास या वाशिंगटन। जो यंकी स्टेडियम है वो है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है बेटा? यंकी स्टेडियम कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 27। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। तो देखो, मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है उसे बोलते हैं बेटा डायनमो। डायनमो, या फिर आप बोलते हो जनरेटर। जनरेटर डायनमो बोला जाता है या फिर जनरेटर, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसा यूज आप देखते हो थर्मल पावर प्लांट में, जिसमें से कोयला जलाया जाता है, पानी आता है, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम को फिर टरबाइन से लगाया जाता है। टरबाइन जब टकराती है आपकी किससे? जनरेटर से, तो जनरेटर यही डायनमो जो होता है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ये जो हीट एनर्जी है वो एट लास्ट कन्वर्ट हो रही है किसमें बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखो जो डायनमो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपका डायनमो होता है वो मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट किया बेटा? इलेक्ट्रिकल में। तो इसका ठीक उल्टा जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर।
ठीक है बात। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी में। जो घर में मोटर लगा रहता होगा, जो आप देखते होगे ना पानी चढ़ाने के लिए जो आप मोटर लगाते हो बेटा, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और पंप करता है पानी को। ये बात को तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर के पानी को मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा पंप करके आपकी टंकी को भर देता है वो। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? मोटर करता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है बेटा? डायनेमो करता है। वहीं पर रेडिएंट एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी बेटा। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है बेटा? तो आप इसके लिए जानते हो कि सोलर पैनल है, सोलर पैनल लगे रहते हैं और फिर फोटो वोल्टाइक सेल होते हैं, वोल्टाइक सेल होते हैं। सोलर पैनल होते हैं और फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं जो कि रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। व्हेन द कार टेक्स अ बेंड, जब कार मुड़ती है बेटा, मोड़ पर जब कार मुड़ती है, द फोर्स दैट पुशेस अस टू द आउटसाइड ऑफ द कर्व इज, मतलब जब कार जो होता है किसी रोड पर बेंड करती है, मान लो एक कार है और यहाँ से जा रही है और बेंड हो रही है, तो इंसान बाहर की तरफ दिखता है बेटा। वो कौन सा बल है जो इसे बाहर की तरफ फेंकता है? तो आप लोग बच्चे बच्चे को पता है वो कौन सा बल होता है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल, कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में होती है बेटा, तो एक बल उसे बाहर की तरफ ढकेलता है तो उसको बोलते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक जो बल होता है वो उसको अंदर की तरफ ढकेलता है जिसको बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। अंदर की तरफ लगने वाले को बोलते हैं, अंदर लगता है, और ये बाहर की तरफ लगता है, बाहर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा? जो खुरदरे सरफेस पर हमें चलने के लिए मदद करता है, उसको फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। जैसे आइस की अगर आप बात करते हैं, आइस पर चलना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? कम होता है। फ्रिक्शन क्या होता है? कम होता है, इसलिए हम उस पर चल नहीं पाते। टेंशन फोर्स मतलब होता है तनाव बल, तनाव बल, तनाव बल। किसी भी चीज को अगर आप खींचते हो तो उस पर क्या बल बल लगता है बेटा? टेंशन फोर्स लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ, जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने आप ही, जैसे एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बेटा जैसे ही वो उस पद को धारण करेगा वो कुछ चीजें हैं जिसके अपने आप वो चेयरमैन बन जाएंगे। जैसे वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। कोई भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का अपने आप क्या हो जाएगा बेटा? चेयरमैन हो जाएगा। उसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कुछ चीजों के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। कैसे, कौन कौन सी चीजें हैं बेटा? तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है नीति आयोग। पहला कौन सा याद रखना है बेटा? नीति आयोग। नीति आयोग। तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, नीति आयोग, कोई प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नीति आयोग के अपने आप क्या बन जाएंगे बेटा? चेयरमैन बन जाएंगे। दूसरा पीएम केयर फंड के, पीएम केयर फंड के अपने आप संरक्षणकर्ता हो जाएंगे। तीसरा जो होता है बेटा वो होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए के हो जाते हैं बेटा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड हो जाते हैं। चौथा जो होता है वो कैबिनेट के तो रहेंगे ही रहेंगे। कैबिनेट मतलब जो भी कैबिनेट मीटिंग होती है, कोई भी कैबिनेट मंत्री रहेंगे जिनकी जो भी मीटिंग होगा उसके अध्यक्ष हमेशा कौन रहेगा बेटा? प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। पांचवा जो है बेटा वो सीएसआईआर है, सीएसआईआर है। सीएसआईआर का फुल फॉर्म जो होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका क्या है बेटा? हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब देखो, तो अपने आप किसके हेड हो जाते हैं बेटा? सीएसआईआर के होते हैं। अब सीएलआरआई है बेटा, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है बेटा? ये है चेन्नई में, चेन्नई में। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? चेन्नई में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? बेंगलुरु। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको मैंने बता दिया न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? दिल्ली, दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है बात। तो ये हेडक्वार्टर है जो आपको दिमाग में रखना है। तो प्राइम मिनिस्टर किस किस के एक्स ऑफिस से प्रेसिडेंट हो जाते हैं, तो उसको दिमाग में रखिएगा। द नेम ऑफ द न्यूएस्ट अंटार्कटिका रिसर्च बेस कमीशन इन दो 2015 इज, देखो अंटार्कटिका जो एक महाद्वीप है वहां पर कोई लोग रहते नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा ठंडा रहता है, और साइंस को डेडिकेटेड महाद्वीप अंटार्कटिका को बोला जाता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने के लिए लोग वहां पर जाते हैं। तो
तो न्यूएस्ट अंटार्कटिका रिसर्च बेस जो है इंडिया का वो कौन सा है? तो देखो सबसे पहले याद करो दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री की अगर आप बात करते हो तो ये हमारा पहला रिसर्च स्टेशन था दक्षिण गंगोत्री। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1983 में और 1990 में इसको डिकमीशन कर दिया गया था। ठीक है बात, तो ये बंद हो चुका है दक्षिण गंगोत्री। मैत्री की अगर आप बात करते हो तो 1989 में शुरू हुआ था और अभी तक ये चल रहा है। भारती की अगर आप बात करते हो तो 2015 में इसको वहां पर बनाया गया था। समझ में आई बात? तो हमारे पास अभी रनिंग में कौन कौन से हैं? मैत्री और भारती हैं। और सबसे पहला कौन सा था बेटा? दक्षिण गंगोत्री, जो कि बंद हो चुका है। ठीक है, खत्म हो चुका है। तो अभी रनिंग में हमारे पास कितने हैं बेटा? दो हैं, मैत्री और भारती। और दक्षिणी गंगोत्री जो सबसे पहला था वो डिकमीशन हो गया था 1990 में। तो ईयर भी बता दिया है आप लोगों को और बेस भी बता दी है। याद रखिएगा, तीन थे जिसमें से दो अभी रनिंग है। इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन गगन नारंग इज एसोसिएटेड विद। जो गगन नारंग है वो किससे जुड़े हुए हैं? आर्चरी से, एयर राइफल शूटिंग से, रेसलिंग से या बैडमिंटन से? तो किससे जुड़े हैं बेटा? एयर राइफल शूटिंग से जुड़े हैं। उस समय करंट अफेयर में थे तो इसको दिमाग में रखिएगा बेटा। नेक्स्ट पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, विच ऑर्गन इज नॉट ए ग्लैंड? निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन ग्लैंड नहीं है? एड्रिनल, लीवर, पिट्यूटरी या फिर गॉल बेटा? तो देखो ग्लैंड की अगर आप बात करते हो तो ग्लैंड दो तरह के होते हैं बेटा। ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका इंडोक्राइन, इंडोक्राइन, और एक होता है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा अंतःस्रावी और इसको बोलते हैं बेटा बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जो अपने प्रोड्यूस को, जो अपने सेक्रेशन को सीधे किसमें मिलाती हैं बेटा? ब्लड में। और एक्सोक्राइन वो होती हैं जो इसे डालती हैं डक्ट में। डक्ट मतलब होता है बेटा नली में। ठीक है, ये ब्लड में मिलाती हैं और ये पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। और एक्सोक्राइन जो होती हैं इनके पास अपनी एक नलिका होती है जिसमें अपने सेक्रेशन को, अपने जो सिक्रेट करती हैं, अपनी जो चीजें होती हैं उसको डालती हैं। तो इंडोक्राइन जो होती है वो एक तरह से समझोगे तो ये डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस ग्लैंड मतलब नलिका विहीन होती है। और एक्सोक्राइन जो होता है वो डक्टफुल ग्लैंड होता है। इनके पास नलिका होती है, डक्टफुल ग्लैंड होती है। मान लो ये ग्लैंड है, अब इसने क्या किया बेटा? इनके पास एक पाइप है, तो इसके पास अब ये ग्लैंड जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक अपने सेक्रेशन को आराम से पहुंचा सकती है। ठीक है, तो ये हो जाती है बेटा एक्सोक्राइन। ये क्या हो जाती है? एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होंगी? उनके पास कोई अपनी नलिका नहीं होगी, तो वो अपने सेक्रेशन को किसे मिला देंगी बेटा? ब्लड में। और ब्लड तो पूरे बॉडी में ट्रेवल कर रहा है बेटा। तो ब्लड जब पूरे बॉडी में ट्रेवल कर रहा है तो ये जो है वो हमेशा पूरे बॉडी में ट्रेवल करेंगी। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं ये सेक्रेट करती हैं हॉर्मोन्स और ये सेक्रेट करती हैं आपकी इंजाइम। ये सेक्रेट करती हैं बेटा क्या? एंजाइम। तो ग्लैंड्स आपको समझ में आ गया। एक ग्लैंड और होती है बेटा जिसको बोलते हैं बेटा कंपाउंड ग्लैंड। कंपाउंड ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड क्या होते हैं? मतलब ऐसी ग्लैंड जिसके पास डक्ट भी होगा और डक्टलेस भी होंगी। मतलब एक साइड से उनके पास नलिका जुड़ी होगी और एक साइड से नलिका नहीं जुड़ी होगी। मतलब एक तरफ से वो हार्मोन का सेक्रेशन करेंगे और एक तरफ से वो एंजाइम का सेक्रेशन करेंगे। तो जो कंपाउंड ग्लैंड का एग्जांपल है वो है आपका पेंक्रियाज। पेंक्रियाज कंपाउंड ग्लैंड का एग्जांपल क्या है बेटा? पेंक्रियाज है। तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है एंजाइम छोड़ करके, प्लस हार्मोन का भी सेक्रेशन करता है। जैसे इंसुलिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ठीक है बात। अ, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागन हो गया, सोमेटोस्टेटिन हो गया, इस तरह के हार्मोन्स को भी सेक्रेट करता है और एंजाइम्स को भी छोड़ता है, जिसको आप पैंक्रियाटिक जूस बोलते हो। ठीक, तो कंपाउंड ग्लैंड होंगे जो दोनों काम करेंगे, हार्मोन का भी सेक्रेशन करेंगे और एंजाइम का सेक्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ग्लैंड बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? दो। वैसे हम कितने बोल देते हैं बेटा? तीन प्रकार के होंगे, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और कंपाउंड हो जाता है। अब सबसे पहली बात, अब इसमें से सबसे बिगेस्ट देखना है और स्मॉलेस्ट देखना है। बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो सबसे बिगेस्ट अगर आपसे पूछता है इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो इंडोक्राइन में सबसे बिगेस्ट है आपकी थायराइड ग्लैंड, गले में पाई जाती है बेटा। और सबसे बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछता है तो वो आपकी लीवर है। और लीवर पूरे ग्लैंड्स में सबसे बड़ी है, ये भी दिमाग में रखिएगा। सारे ग्लैंड्स में, चाहे इंडोक्राइन लो, एक्सोक्राइन लो, कंपाउंड लो, सब में सबसे बड़ी कौन सी है बेटा? लीवर। तो अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है तो आप बोलोगे लीवर है। आपसे पूछे सबसे बड़ी एक्सोक्राइन कौन सी है तो लीवर हो जाएगा। सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? वो आ जाती है थायराइड। अब स्मॉलेस्ट देखते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड अगर आप देखोगे तो वो है आपकी पिट्यूटरी, इंडोक्राइन में। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है इंडोक्राइन में। और अगर आपसे एक्सोक्राइन में सबसे छोटी पूछता है तो दो ऑप्शन में रहेंगे बेटा, या तो स्वेट ग्लैंड रहेगा या तो गॉबलेट सेल रहेंगे। गॉबलेट सेल रहेंगे। अब देखो स्वेट ग्लैंड तो आपको पता ही है बेटा, पसीने वाली ग्रंथि जो होती हैं, जो आपके पसीने को सेक्रेट करती हैं। गॉबलेट ग्रंथियां जो होती हैं वो दो जगह पर पाई जाती हैं, एक आपके इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में, या फिर पाई जाती हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इनका काम क्या होता है? म्यूकस को,
सेक्रेट करना। म्यूकस जो चिपचिपा पदार्थ आपके नाक से निकलता है या फिर इंटेस्टाइन में रहता है, तो उस चिपचिपे पदार्थ को निकालने का काम ये गॉबलेट सेल्स करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विच ऑर्गन इज नॉट ए ग्लैंड, एड्रिनल, लीवर, पिट्यूटरी, गॉल ब्लैडर। तो देखो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये आपकी किडनी के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है, तो ये तो ग्लैंड है। लीवर भी ग्लैंड है, तो सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर होगी। पिट्यूटरी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। गॉल ब्लैडर जो होता है बेटा, जिसको आप पित्ताशय बोलते हो, ये कोई ग्लैंड नहीं है। तो जो लीवर के द्वारा बाइल जूस सेक्रेट किया जाता है उसको स्टोर करने का काम करता है, ये सिर्फ वो उसको रखने का काम करता है। ठीक है, एक स्टोर टैंक है बेटा आपकी बॉडी का, जो लीवर से निकलने वाले बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। ठीक, तो गॉल ब्लैडर ग्लैंड नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गॉल ब्लैडर, बाकी सारे ग्लैंड है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, every set is a dotted decimal format of IP address is called सबनेट, ऑक्टेट, सबसेट या फिर आईपी सेट। तो देखो बेटा, जो आप आईपी एड्रेस देखते होगे कुछ इस तरह का होगा, 243.53.42.0, इस तरह से आप कुछ देखते होगे बेटा। तो ये आईपी एड्रेस होता है बेटा। इसमें क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, इसमें ये आप अलग अलग, ठीक है, ठीक है, ये हमेशा किसमें होते हैं? डेसिमल फॉर्मेट जो होता है इसको बोलते हैं बेटा ऑक्टेट। क्या बोला जाता है बेटा? ऑक्टेट बोला जाता है। ऑक्टेट की जो संख्या होती है बेटा, वो मिनिमम 0 से मैक्सिमम कितने तक जाती है बेटा? 255 तक जाती है। कभी भी आप 343 नहीं देखे होगे, नहीं, 0 होगा, 0 से और कहाँ तक जाती है बेटा? 255 तक ये जाती है। ठीक है, ये होता है बेटा, तो इसको बोलते हैं बेटा ऑक्टेट। क्या बोला जाता है बेटा? ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब क्या हो गया? जो भी आईपी एड्रेस होगी वो 32 बिट आईपी एड्रेस होता है। आईपी का फुल फॉर्म होता है बेटा इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी एड्रेस 32 बिट आईपी एड्रेस ग्रुप किया जाता है, ग्रुप किया जाता है 4 8 बिट, 4 8 बिट ऑक्टेट में। जो भी आईपी एड्रेस होगा वो 32 बिट का है, तो वो 4 8 बिट, मतलब चार जो होंगे वो 8 बिट के ऑक्टेट में इसको किया जाता है। 4 गुणे 8 कितना हो जाता है बेटा? 32। तो कुल कितने बिट हो जाते हैं बेटा? 32 बिट हो जाते हैं। तो चार होते हैं, चार जैसे मैंने यहाँ पर बनाया ना, देखो, एक, ये बनाया दो, ये बनाया तीन और ये बनाया चार, तो चार होते हैं बेटा। चार 8 बिट के होते हैं, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 32 बिट का ऑक्टेट होता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना। तो जो डॉटेड सिंबल सिंबल होते हैं, फॉर्मेट होता है, उसको बोलते हैं बेटा ऑक्टेट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्टेट बोला जाता है। तो कितने होते हैं बेटा? चार 8 बिट के ऑक्टेट होते हैं। चार 8 बिट के क्या होते हैं बेटा? ऑक्टेट होते हैं। ठीक, पार्लियामेंट हाउस इन द दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग, देखो ड्यूरिंग कब कब इसको बनाया गया था? तो लॉर्ड इरविन के समय, जो उस समय के वायसराय थे, लॉर्ड इरविन के समय इसका इसका मतलब इसका शुभारंभ किया गया था। और इसके निर्माण की प्रक्रिया जो थी वो 1921 से शुरू हुई थी और 1927 तक चली थी। और कब शुरू हुआ था बेटा? 18 जनवरी 1927 को ये लॉर्ड इरविन के द्वारा, जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे, उनके द्वारा चलाया गया था। अब तो बेटा नया बन चुका है हमारा जो न्यू आपका पार्लियामेंट हाउस है। न्यू पार्लियामेंट हाउस है, 2020 में उसकी नींव रखी थी और 2023 में ये बन करके हमारा तैयार हो गया था। और इसको ओपन किया गया 19 सितंबर 2023 को। ठीक है, ओपन हुआ था 19 सितंबर 2023 को। तो पहले हमसे पूछा जा चुका है, तो नया वाला भी पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो नींव कब रखी गई थी? 2020 में। शुरुआत कब हुई थी? 2023 में। और इसको शुभारंभ करने वाले कौन है बेटा? प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, नरेंद्र मोदी साहब हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, एनीमिया इज द कंडीशन इज ड्यू टू, एनीमिया क्या होता है बेटा? डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट, डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी, डिफिशियंसी ऑफ डब्ल्यूबीसी, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीडेंट। तो देखो बेटा, एनीमिया का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। तो अगर आरबीसी कम हुआ तो हीमोग्लोबिन अपने आप कम हो जाएगा। तो आरबीसी की कमी को यहाँ पर दिखाता है। अगर आरबीसी आता है तो भी ठीक है, या फिर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उससे भी एनीमिया हो जाता है। डेंगू में किसकी कमी हो जाती है बेटा? डेंगू में किसकी कमी हो जाती है बेटा? प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स काम क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग का, ब्लड क्लॉटिंग का। डब्ल्यूबीसी क्या करता है बेटा? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को शुरू करता है। ठीक है, आरबीसी का काम क्या होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करना और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकालना। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कहाँ पर मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है बेटा नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है बेटा? नागालैंड में। 1 से 10 दिसंबर, 1 से 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को बोला जाता है बेटा फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, मतलब बहुत सारे त्योहार इसमें होते हैं।
फेस्टिवल्स बोला जाता है। तो अगर पूछते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स किसको बोलते हैं बेटा? हॉर्नबिल को बोला जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है, 10 दिन का होता है, 1 से 10 दिसंबर तक इसको मनाया जाता है। ठीक है बात? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाते हैं। यूनियन गवर्नमेंट बजट डेफिसिट फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर रिप्रेजेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट का बजट में जो डेफिसिट होता है, जो कमी होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, वो किस चीज को दिखाता है? टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट गवर्नमेंट हैज टू बोरो, टोटल अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो देखो बेटा, अगर मान लो गवर्नमेंट ने बजट बनाया कि हमें इतना खर्चा करना है और इतना पैसा हमारे पास है, इतना पैसा हमें खर्च करना है, खर्चा है, और इतना पैसा हमारे पास है। अब इसमें आ गई कमी, इसमें क्या आ गई बेटा? कमी, मतलब खर्चा हो गया ज्यादा और पैसा है हमारे पास कम। तो पैसा तो हमें लेना ही पड़ेगा ना कहीं से, कि हम अपने खर्चे को चला सके। तो जो पैसे की कमी होती है, जो आपका डेफिसिट होता है, उसका मतलब क्या होता है बेटा? वो अमाउंट है मनी का जो गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा? उधार लेगी। ठीक है? तो जो बजट डेफिसिट होता है वो किस चीज को दिखाता है बेटा? कि इतना पैसा है जो सरकार को उधार लेना पड़ेगा अपने खर्चे को चलाने के लिए। ठीक है बात? तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, इसके साथ आपका ये सेट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और जल्द से जल्द इस चैनल पर 2K सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करवाएं। 2K आपकी जिम्मेदारी है करवाना। मैं पूरी मेहनत करूंगा आपके लिए, पूरी तरीके से, पूरे जान से आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाऊंगा। पर मुझे आप लोगों से बस एक ही चीज़ चाहिए कि आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सर्कुलेट करें, अपने दोस्तों को बताएँ, अपने मित्रों को बताएँ, और अपने क्लासेस में इसके बारे में बताइए कि बच्चे जानें कि एक सर हैं जो पढ़ा रहे हैं, इस तरह से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। दिन भर काम करने के बाद आता हूँ और रात में बैठ कर के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे बस इतना चाहिए, जल्दी से जल्दी 2K सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करवाइए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बस इसी इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।